जय हिंद साथियों। चलिए इतिहास के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं आपके इस एमपीएसआई भर्ती परीक्षा के बैच में। और इस आज आपका इतिहास का चौथा लेक्चर है। इसके पहले हमने 3 भाग में जो 3 लेक्चर आपको उपलब्ध करा दिए गए हैं यूट्यूब पर सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित। अच्छा, चूंकि ये जो हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता है, इसे हालांकि मैक्सिमम 2 लेक्चर पे समाप्त किया जा सकता था, लेकिन प्रारंभिक और मुख्य दोनों ही परीक्षाओं को ध्यान पर रखते हुए जो है सार गर्भित लेक्चर जो आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और ये ऐसे सभी तथ्य जो आपकी मुख्य परीक्षा में, विशेष रूप से मुख्य परीक्षा में आ सकते हैं, उन सभी तथ्यों को यहाँ पर इतिहास के विषय में कवर किया जा रहा है। और यहाँ पर लेक्चर विस्तार से देने का आशय यह है कि आपको प्री के साथ साथ मुख्य परीक्षा की भी तैयारी हो जाए। जब आप प्री देने के बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आप ये मानिए कि आपकी स्थिति जो है काफी मजबूत रहेगी, आपकी अपने विषय पर यानी सिलेबस पर एक अच्छी पकड़ रहेगी। और यही कारण है कि आपके जो एक ही टॉपिक से संबंधित आज चौथा और अंतिम लेक्चर होगा। तो साथियों, यहाँ पर जो आज के लेक्चर में हम देखेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता का जो है नगर नियोजन कैसा था। और जो ये नगर नियोजन है, ये इस पूरी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। साथियों ध्यान रखिएगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो यहाँ का नगर नियोजन था, जो इस सभ्यता के नगरीय स्वरूप को स्थापित करता है। ठीक, मैंने आप लोग को पहले ही बतलाया था, जो समकालीन सभ्यताएं थी, मेसोपोटामिया, फारस, मिस्र और सिंधु घाटी की सभ्यता, इनमें एकमात्र सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता थी जिसका स्वरूप नगरी था। और जो अन्य सभ्यताएं थी, समकालीन सभ्यताएं, उनका स्वरूप कैसा था, ग्रामीण था। यानी वहां कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। यहाँ के नगर नियोजन में भवनों के निर्माण में पकी हुई ईंटों का प्रयोग होता था। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो आइए थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं पहले कि किस तरीके से हमें नगर नियोजन को पढ़ना है, जो आपकी परीक्षा में तथ्य बन सकते हैं। तो पहली बात तो यह है साथियों कि नगर नियोजन तो विद्वानों ने, जो विद्वान हैं जिन्होंने सिंधु सभ्यता को प्रकाश में लाने का प्रयास किया है, वो उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण विशेषता किसे माना है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता नगर नियोजन को माना है। नगर नियोजन को माना है। और जो ये नगर नियोजन था किस पद्धति पर आधारित था, ग्रिड पद्धति पर। अभी आपको समझाता हूं, ग्रिड पद्धति या इसे जाल पद्धति भी कहते हैं, या इसे एक और भी नाम दिया है विद्वानों ने, इसे चेस बोर्ड पद्धति भी कहा है। जैसे चेस के बोर्ड में जो वर्गाकार है, खांचे बने हुए होते हैं या कि आकृति बनी हुई होती, कुछ इसी तरह से नगर नियोजन यहां पर होता था। अब यहां पर साथियों ध्यान रखिएगा कि जो पूरा नगर था, इनकी विशिष्ट संरचना ऐसी होती थी कि जो पूरा जो नगर है वो आयताकार रूप में वर्गीकृत हो जाता था। यानी यहां पर हम देखें तो एक नियोजित जो भवन बनाए जाते थे, यहां से ड्रेनेज सिस्टम यानी जल निकासी प्रणाली का एक प्रभावपूर्ण तरीका विकसित किया गया था। सड़कों की व्यवस्थाएं की गई थी। सड़कों की अपनी अलग विशेषताएं होती थी, जैसे समकोण पर काटती थी। घर से निकलने वाली गलियां मुख्य सड़कों से जुड़ती थी। इन सड़कों के दोनों ओर जो है नालियों का निर्माण किया जाता था। इसी प्रकार से जो भवन निर्माण है, तो जो भवन निर्माण है वो मुख्य रूप से पक्की ईंटों का बनाया जाता था। हालांकि जो है जो अपवाद स्वरूप कुछ स्थानों से कच्ची ईंटें भी प्राप्त हुई हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप प्राप्त हुई हैं। तो यहां पर जो भवनों का निर्माण होता था पकी हुई ईंटों से होता था। ठीक है, तो यहां से देखते हैं सबसे पहले। तो पहली बात तो यह है साथियों कि जो नगर कैसे होते थे, नगर द्विस्तरीय होते थे। द्विस्तरीय होते थे यानी इसका आशय क्या हुआ, 2 भागों में विभाजित होते थे, में विभाजित होते थे। लेकिन वास्तव में देखें तो हमें कुछ अपवाद भी मिलता है।
अपवाद कहां से मिलता है? धौलावीरा से, क्योंकि इसका विभाजन कैसा था साथियों? ये 3 भागों में, ये जो है 3 भागों में विभाजित था। धौलावीरा, ठीक। ये किस मायने में अपवाद है? ये 3 भागों में विभाजित था, ठीक। अपवाद को अपन छोड़ के चलते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा इसके सहारे समझिए कि जो द्विस्तरीय विभाजन था, इसमें 2 नगर होते थे साथियों, 2 नगर होते थे। पहला पश्चिमी टीला, और जो दूसरा है वो पूर्वी टीला। यानी नगरों का विभाजन पूर्व और पश्चिम दिशा में किया गया था, है ना। अब चूंकि इन दोनों ही भागों की विशेषताएं अलग अलग थीं, जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें तो ये दुर्गीकृत होता था, तुलनात्मक रूप से ऊंचाई पर होता था। यानी दुर्गीकृत का मतलब क्या है? सुरक्षा प्रबंध। तो विद्वानों का मानना है यहां पर जो समाज के प्रभावशाली वर्ग रहे होंगे, जैसे योद्धा वर्ग रहे होंगे, बड़े व्यापारी वर्ग रहे होंगे, शासक वर्ग रहे होंगे, इनका निवास यहां पर रहा होगा। तो और यही कारण है कि विद्वानों ने इसे दुर्ग टीला की संज्ञा दी है, दुर्ग टीला कहा है, ठीक। जबकि ये जो पूर्वी टीला था साथियों, तो यहां पर किनके आवास थे? ये जन सामान्य के, जन सामान्य के आवास यहां बने होते थे, अनेक आकार प्रकार के, लेकिन नियोजित तरीके से। और यही कारण है कि विद्वानों ने इसे क्या कहा है? नगर टीला कहा है। ये चीजें क्लियर हो गई आपको। अब यहां पर देखिए, तो ये इस तरह से द्विस्तरीय विभाजन था। हालांकि अपवाद स्वरूप हमें धौलावीरा मिलता है, जहां से 3 भागों में ये विभाजित रहा होगा। इसके अलावा साथियों यहां पर सर्वप्रमुख विशेषता नगर नियोजन की ये थी। इसके अलावा हम यहां पर देखें तो जो नगर का विभाजन है, आप ऐसे मान सकते हैं थोड़ा सा समझने के लिए, ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए आप लोग को। पहली बात तो यह है कि नगरों का विभाजन द्विस्तरीय था। इसे हम मान सकते हैं पश्चिमी टीला, और इधर मान सकते हैं पूर्वी टीला, ठीक। अब इनके ठीक मध्य से मुख्य सड़क गुजरती थी ये, और ये मुख्य सड़क जो है ये इस पूरे नगर को 2 भागों में विभाजित कर देती थी, ठीक है। तो ये मुख्य सड़क, ऐसी ही एक मुख्य सड़क हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है साथियों। मोहनजोदड़ो से ये काफी चौड़ी है, और इसीलिए इसे विद्वानों ने क्या माना है? राजपथ माना है। ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। राजपथ कहां से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। अब इसके अलावा हम इन नगरों की विशेषताएं देखें तो जो ये मुख्य सड़क है, मुख्य सड़क के दोनों ओर जो है नालियां बनाई जाती थी, ये दोनों ओर जो है नालियां बनाई जाती थी, और इस मुख्य सड़क के इस ओर इस तरीके से जो है आवास बने होते थे। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से कतार में या नियोजित तरीके से आवास बने होते थे। जैसे आज के समय में जो कॉलोनियां निर्मित की जाती हैं, तो इस तरह से यहां पर आवास होते थे। ये ऐसे ध्यान रखिएगा, केवल समझाने के लिए बता रहा हूं, ये कोई मानक नहीं है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो साथियों यहां पर देखिए कि जो ये है, ये मैंने यहां पर बताने का प्रयास किया है। ये क्या है? ये मुख्य नालियां हैं, और जो ये वाला भाग है ये कैसी है? गलियां। जैसे आज भी होती है ना, मुख्य सड़क से लगी हुई कई गलियां होती हैं, तो कुछ इस तरह से आकृति होती थी। और यही कारण है कि पूरा जो नगर है एक आयताकार भाग में
विभाजित हो जाता था। अब इन सड़कों की क्या विशेषता थी? ठीक, ये हो गया अपना, सड़कें जो होती थी ये पक्की और कच्ची होती थी, लेकिन ये पक्की और जो कच्ची सड़कें तो ये मजबूत होती थी, ठीक है। और लेकिन यहां पर जो है पक्की और कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था, आवास बनाने में कच्ची और पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, लेकिन जो कच्ची ईंटें हैं इनका प्रयोग हमें केवल अपवाद स्वरूप दिखाई देता है, ठीक। तो आपसे परीक्षा में ये पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन में किस प्रकार की ईंटों से आवास बनाए जाते थे, तो ध्यान रखिएगा कि पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, लेकिन कालीबंगा से अपवाद स्वरूप हमें कुछ मात्रा में कच्ची ईंटें प्राप्त हुई हैं। अब इनके सड़कों की बात देखें तो जो सड़कें हैं इनकी एक विशेषता थी कि ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ध्यान रखिएगा साथियों कि ये समकोण पर काटती हुई पूरी नगर को एक आयताकार आकृति में विभाजित कर देती थी। तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें ये, और इसके अलावा भी हम देखें तो जो मोहनजोदड़ो से एक मुख्य सड़क प्राप्त हुई है जो कि 33 फीट चौड़ी है, इसे क्या नाम दिया गया है? राजपथ का नाम दिया गया। अभी जो मैंने आप लोग को बतलाया तथ्य, ये राजपथ का नाम दिया गया है। और जल निकासी यानी ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल आज की तरह ही था, यानी सड़कों के दोनों किनारों पर जल निकासी के लिए ऐसी मुख्य नालियां बनाई जाती थी। आप यहां पर इमेज में देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से जो ये नालियां हैं और इससे घर से निकलने वाली नालियां यहां पर जुड़ती थी, ठीक है। तो यहां पर बनाई जाती थी जिन्हें ईंटों या बड़े पत्थरों से ढका जाता था। मकान में जो है दो महत्वपूर्ण, जो यहाँ आवास बने थे, यहाँ दो महत्वपूर्ण विशेषताएं दिखाई देती हैं। एक तो खिड़कियों का अभाव हमें दिखाई देता है। इन मकानों में खिड़कियां नहीं बनाई जाती थी, बल्कि ऊपर एक रोशनदान जैसी संरचना, जैसे आज के मकानों में बनती है वेंटिलेशन के लिए, ऊपर एक गोल या चौकोर, तो ऐसी आकृति जरूर बना दी जाती थी हवा और धूप के आने जाने के लिए। इसके अलावा इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी कि जो दरवाजे हैं मुख्य सड़क की ओर न खुल के गलियों की ओर खुलते थे। ये दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हमें दिखाई देती हैं, ठीक। तो यहां पर ये जानकारी हो गई। तो साथ ही ये थी महत्वपूर्ण कुछ विशेषताएं जो आपके नगर नियोजन से संबंधित थी। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और भी जो यदि कुछ तथ्य और अपडेट होते हैं तो आपके रेगुलर क्लास में जो है उसे बता दिया जाएगा। कुछ और भी तथ्य हैं जैसे, तो साथियों यहां पर देख लीजिए एक बार नगर नियोजन में आपको कैसे तथ्य याद रखने हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि पहली बात तो ये सबसे प्रमुख विशेषता इसकी क्या थी साथियों, तो नगर नियोजन थी। ये नगरीय सभ्यता थी और सभ्यता जो ये पूरी सभ्यता के स्थलों में पूर्वी और पश्चिमी टीले, दो टीले मिलते हैं। अब बात आती है कि जो मुख्य रूप से पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। ध्यान रखिएगा आवासों के निर्माण में, हालांकि अपवाद स्वरूप हमें कालीबंगा से कच्ची ईंटों के भी प्रमाण हमें यहां से प्राप्त होते हैं। इस तथ्य को भी ध्यान रखिएगा आप लोग। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और जो पूरे नगर हैं इसी कारण से आयताकार आकृति में विभाजित हो जाता था। इसके अलावा जो चीजें मैंने आप लोग को बताया कि सबसे महत्वपूर्ण ग्रिड पद्धति, जाल पद्धति, चेस बोर्ड पद्धति, इन तीनों ही नामों को आप लोग ध्यान रखिएगा। द्विस्तरीय विभाजन में जो पश्चिमी टीला था इसे दुर्ग टीला की संज्ञा दी गई है, जबकि पूर्वी है इसे नगर टीला की संज्ञा दी गई है। चलिए आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो से राजपथ कहां से प्राप्त हुआ है, तो ध्यान रखिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है एक चौड़ी सड़क जिसकी चौड़ाई 33 फीट है, ठीक। इसके अलावा जो आवास हैं यहां खिड़कियों का अभाव दिखता है, दरवाजे गलियों की ओर खुलते थे। तो साथियों इस तरह से आपका जो ये पूरा का पूरा सिंधु घाटी की सभ्यता का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। अब बात आती है इसके पतन की। तो विद्वानों का मानना है कि इसके पतन के संदर्भ में कई कारण रहे होंगे, हालांकि क्लास में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन जो परीक्षा में पूछा जाता है कि केवल जो किस विद्वान ने पतन के क्या कारण बताए हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि सिंधु सभ्यता के पतन के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने जो अध्ययन किया है, अनुसंधान किया है, उस आधार पर कुछ तथ्य निकाले गए हैं। जैसे गार्डन, चाइल्ड और व्हीलर, इनका मानना है कि बाह्य आक्रमण अर्थात आर्यों के आक्रमण से इस सभ्यता का विनाश हुआ। वैसे भी हम इतिहास के
क्रम में अगर देखें तो सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद कौन सी सभ्यता भारत में स्थापित हुई थी? आर्य सभ्यता, जिसे हम वैदिक सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके और श्री एस आर राव, इन्होंने बाढ़ को कारण माना है और बाढ़ को ही जो है सर्वमान्य कारण माना है। इसी प्रकार से आर.एल. स्टाइन, अमलानंद घोष पूरी तरह से तथ्यात्मक है, इसलिए यहां पर समय को बचाने के लिए जो है मैंने यहां पर आपकी स्लाइड का उपयोग किया है। इन्होंने माना है कि जलवायु परिवर्तन से सभ्यता का विनाश हुआ। M.R. साहनी, भूतात्विक परिवर्तन या जल प्लावन से हुआ। सर जॉन मार्शल, यही इन्होंने दो तरह के तथ्य दिए हैं कि प्रशासनिक शिथिलता बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, प्रशासनिक शिथिलता, और K.U.R. कैनेडी, प्राकृतिक आपदा। तो इस तरह से यहां पर जो विभिन्न विद्वानों ने जो अलग अलग कारण बताए हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। एक बार फिर से देख लीजिए इसको। गार्डन चाइल्ड और व्हीलर, इन्होंने माना है आर्य आक्रमण या बाह्य आक्रमण। जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके और S.R. राव ने बाढ़ को माना है, लेकिन ये सर्वमान्य तथ्य माना जाता है। हालांकि आधुनिक अनुसंधानों से यह भी पता चलता है कि जो अभी नए नए अनुसंधान आ रहे हैं सभ्यता के पतन के संदर्भ में, तो ये भी तथ्य सामने आता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का जो है विनाश हुआ होगा, नष्ट हुई होगी, और जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ के जो निवासी थे वो अलग अलग स्थानों में चले गए होंगे। चलिए, जो जलवायु परिवर्तन, श्री अमलानंद घोष, इनका नाम विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा, अमलानंद घोष, और M.R. साहनी, भूतात्विक परिवर्तन, इसे माना है। जॉन मार्शल ने प्रशासनिक शिथिलता को माना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसे भी। और K.U.R. कैनेडी, इन्होंने प्राकृतिक आपदा को इसका कारण माना है। तो साथियों, ये था आपका सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो यहाँ पर मैंने आप लोग को इन 4 लेक्चर्स के माध्यम से देने का प्रयास किया है। और आप विश्वास रखिएगा कि जो ये पूरा टॉपिक है तो ये आपकी परीक्षा में बेहद सहायक होगा, और इसी तरह से विस्तार से गहराई में जाते हुए आपको प्री और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ही इतिहास के लेक्चर उपलब्ध कराए जाएंगे एक साथ, ताकि ये सीक्वेंस ना रहे कि पहले प्री की तैयारी कर लेते हैं फिर मेंस की तैयारी कर लेंगे। अरे भाई, एक बार ही मेहनत कर लो, तो प्री देने के बाद जो आपके पास मुख्य परीक्षा का समय बचेगा तो वो आपके लिए बेहद सहायक होगा, आपकी सफलता को सुनिश्चित कर देगा। दूसरी बात, आप गहराई से अध्ययन करते हैं तो आपके लिए जो प्री परीक्षा है, MPSI की प्रारंभिक परीक्षा, वो सरल हो जाएगी। ठीक, तो साथियों, ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं इतिहास के आगामी लेक्चर में वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के साथ। बेहतर तरीके से पढ़िए बिना कोई तनाव लिए। तो मिलते हैं साथियों इतिहास में आगामी लेक्चर के साथ। जय हिंद, जय भारत।